दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता की समूची राजनीति बीते 9 बरस से उड़ान भर रही हो और राष्ट्रवाद शब्द अगर इंडिया में छुपा हुआ है और इंडिया अगर विपक्ष ने हड़प लिया तो उसके बाद क्या समूची राजनीतिक जमीन ही इस दौर में खत्म हो गई? क्या बीजेपी की समूची राजनीति और उसकी समूचे 9 बरस की सत्ता की उपलब्धियां अब कोई मायने नहीं रखती है? क्योंकि 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जब सांसदों को समझा रहे थे तो जिक्र इसी बात का कर रहे थे कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, 9 बरस की उपलब्धियों का जिक्र कीजिए, 15 अगस्त के दिन हर घर पर तिरंगा लहराइए, क्योंकि अपनी पहचान उस देश और उस देश की वैसी अस्मिता के साथ जुड़ी है जहां इस देश में नेशनलिज्म की राजनीति को साधना हो तो पहला नाम बीजेपी का होगा। लेकिन क्या इतनी तेजी से इस देश के भीतर में इंडिया शब्द को लेकर बीजेपी की जमीन हिलने लगी कि अब बीजेपी के सांसद को राज्यसभा के भीतर एक प्रस्ताव रखना पड़ गया कि दरअसल संविधान में संशोधन कर दीजिए और इंडिया शब्द हटा दीजिए, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था और इंडिया डेट इज भारत, तो अब अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए। तो क्या यह सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था, जो समझ बीजेपी के सांसद की है, या कहीं इस बात की जानकारी नहीं कि इंडिया शब्द कहां से निकला, या फिर इस दौर की समूची राजनीति ही जिस नेशनलिज्म के आधार पर खड़ी थी उसमें इंडिया शब्द को बीजेपी ने आत्मसात कर लिया था और तमाम जगहों पर नारे लगाने हो या इस देश की योजनाओं को लेकर आना हो, हर शब्द इंडिया के साथ मोदी सत्ता जोड़ रही थी। तो क्या वाकई एक विकट राजनीतिक परिस्थितियों के बीच मोदी सत्ता फंस गई है और सांसदों के जरिए उसकी शुरुआत कि अब इंडिया शब्द ही हटा दिया जाए बदलने की सोच पैदा हो गई है? हमें लगता है कुछ भी कहें उससे पहले जो सांसद महोदय ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा ये उत्तराखंड से आते हैं। नरेश बंसल इनका नाम है। महज 8 बरस की उम्र में आरएसएस में चले गए थे। कॉलेज में आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और फिर उसके बाद राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड के भीतर राजनीति को साधना और इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं। तो पहले उनके प्रस्ताव को जरूर सुनना चाहिए। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने, इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। हालांकि पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में इंडस रिवर भी आएगी, वो नाम वहीं से निकला। लेकिन सवाल उसके आगे का है, मौजूदा वक्त में तो उस राजनीतिक समझ का है जिस राजनीतिक दायरे के भीतर खुद सांसद महोदय ने राज्यसभा के भीतर आज अपना भाषण और प्रस्ताव रखने से पहले यह भी कहा कि बकायदा दास्ता से मुक्ति दिलाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था,
अब यह औपनिवेशिक काल नहीं है, उससे मुक्ति होनी चाहिए और जो भी प्रतीक अंग्रेजों के दौर का है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा किया है, तो क्यों नहीं एक बतौर सांसद अंग्रेजों द्वारा दिए गए इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द रख दिया जाए, तो क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? या यह समझ इस दौर में क्यों आई है? जबकि एक के बाद एक अगर आप नाम देखना शुरू करें तो आपके जहन में आएगा कि एक दो नहीं, एक दो दर्जन नहीं, कहीं उससे ज्यादा नाम बीते 9 बरस में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया शब्द के साथ जोड़े हैं। उसमें उन्होंने फिट इंडिया रखा, डिजिटल इंडिया रखा, खेलो इंडिया रखा, स्टैंड अप इंडिया रखा, फेम इंडिया रखा, स्किल इंडिया रखा, मेक इन इंडिया रखा। दर्जनों नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के आश्रय चलते चले गए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इंडिया शब्द को हटाने का जिक्र करने से पहले यह भी समझना होगा कि भारत के भीतर में जो अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणराज्य का जिक्र है और उसके साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर इंग्लिश भी है तो स्टेट लैंग्वेज के भीतर अलग अलग जगहों पर असमी है, बंगाली है, बोरो है, डोगरी है, गुजराती है, मैथिली है, कोंकणी है, कश्मीरी है, कन्नड़ है, हिंदी है, मलयालम है, मणिपुरी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तमाम भाषाओं की तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन क्या इन सब बातों का जिक्र इस दौर में जरूरी है? और अगर जरूरी है तो फिर इस देश के भीतर में संविधान को पढ़ते वक्त उस संविधान सभा में जो तमाम डिस्कशंस हुए थे, जो चर्चा हुई थी, वह जरूर पढ़ लेना चाहिए सांसद महोदय को या बीजेपी को। लेकिन इस राजनीति के आगे का बड़ा सवाल यह है, सिर्फ इंडिया शब्द से इसी दौर में क्यों इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है बीजेपी के सामने, जहां उसको लगने लगा है कि दरअसल उसकी पूरी राजनीति ही एक झटके में धराशायी हो गई। क्योंकि इंडिया शब्द जैसे ही आता है वैसे ही लोगों के जहन में वो तमाम इंडिया से जुड़े हुए स्लोगन रेंगने लगते हैं, जिसका जिक्र एक वक्त खुद प्रधानमंत्री करते थे, नारे लगाते थे, इंडिया नाम को लेकर नारे लगाते थे। तो हमें लगता है कि एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखलाते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के वक्त वो कैसे इंडिया शब्द का जिक्र किया करते थे। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया। उस बात से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर अब इंडिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री वोट फॉर इंडिया कह रहे हैं, क्या उस वक्त उनके जहन में क्विट इंडिया नहीं आया था? क्या उस वक्त उनके जहन में इंडियन मुजाहिदीन नहीं आया था? क्या उस वक्त उनके जहन में सिमी या पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों का कहीं जिक्र उनके जहन में नहीं आया था? वो तमाम नाम जो इस दौर में प्रधानमंत्री ने लिए, क्या उस वक्त उनके जहन में वो नाम नहीं था? यकीनी तौर पर ये नाम रहे होंगे, लेकिन इनको इंडिया के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। इंडिया शब्द उस राष्ट्रवाद का प्रतीक था जिस राष्ट्रवाद की राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दो ही औजारों को राजनीतिक तौर पर कहीं तीखा किया। उसमें एक नेशनलिज्म था जिसमें इंडिया शब्द जुड़ा था, और दूसरा रिलीजियस एस्पेक्ट था जिसमें हिंदू जुड़ा था, हिंदुत्व जुड़ा था। और ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र, इन दो की परिकल्पनाओं के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने 2013 के बाद से भारत के भीतर में राजनीति को साधा है, सिर्फ एक चेहरे के आश्रय, वह चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है। वही चेहरा आज की तारीख में जब आतंकवादी संगठनों का नाम इंडिया शब्द के साथ जोड़ कर लेते हैं, तब सवाल बड़ा यह हो जाता है, क्या इस दौर में जो भी राजनीतिक जमीन बिछाई जा रही थी उसके कोई मतलब मायने नहीं थे, या वो अंदर से इतनी खोखली और इतनी पोपली थी कि एक इंडिया शब्द विपक्ष ने अपने गठबंधन के नाम के साथ क्या जोड़ा, मुश्किल इतनी बड़ी हो गई कि तमाम इस देश के गोदी मीडिया को फोन करके बकायदा कहना पड़ रहा है सत्ता को कि आप इंडिया मत बोलिए,
IND.I.A. इस लिहाज से देखिए, यानी इंडिया के एक एक शब्द को अलग कीजिए, क्योंकि उस पूरे शब्द का मतलब सिर्फ भारत होता है और इंडिया शब्द जो विपक्ष ने लिया है उसको उसके उस परिभाषा में आप जोड़कर देखिए। तो क्या इस दौर में इससे पहले यूपीए को लेकर जोड़ के देखा गया? क्या उससे पहले एनडीए को लेकर जोड़कर देखा गया? इससे पहले जब सरकार बनी थी मोर्चा सैयार, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, तो क्या उसको उससे जोड़कर देखा जाता था? या जनता पार्टी जब कई पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें जनसंघ भी आकर शामिल हो गई थी, उस दौर में उस दृष्टि से देखा जाता था, या सिर्फ एक नाम रहता था? यकीनी तौर पर एक नाम रहता था। तो क्या इतनी घबराहट सिर्फ इसलिए हो गई है कि अब कोई दूसरा मुद्दा मौजूदा बीजेपी सत्ता के पास है नहीं? मोदी सत्ता की पूरी बिसात ही हिंदुत्व एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में राष्ट्रवाद के साथ इंडिया शब्द और नेशनलिज्म के दूसरे परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व का जिक्र करते हुए समूची राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी आश्रय बिखेर दी गई। नया संकट तो यह भी हो चला है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग को लगातार राजनीतिक तौर पर 2014 के बाद ओबीसी के जरिए तीखा बना रहे थे, राजनीतिक हथियार के तौर पर परोसना चाहते थे, उसको भी इस दौर में विपक्ष के गठबंधन ने अपने साथ ले लिया। और ध्यान दीजिए, तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट यानी दलित हो, चाहे वो मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज का जिक्र हो, चाहे वो ओबीसी के भीतर की अलग अलग जातियों का जिक्र हो, तीनों परिस्थिति में बीजेपी एक झटके में अलग थलग है। तो यानी जो जातीय राजनीति खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधती है, अगर उसमें बीजेपी सक्षम नहीं हो पा रही है, और जिस लिहाज से दलित और मुस्लिम अगर एक साथ एकजुट होकर वोटिंग की दिशा में बढ़ रहा है, तो फिर आपके सामने इस देश के भीतर में उस राष्ट्रवाद की अस्मिता को जगाना ही शायद एकमात्र काम होता है। और शायद इसीलिए हर मौके पर, हर त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, खास तौर से दीपावली के दौर को याद कीजिए तो वो सेना के बीच मौजूद रहते हैं। मैसेज क्या होता है? मैसेज एक ही होता है कि भारत यानी इंडिया के लिए सैनिकों की मौजूदगी है और देश का प्रधानमंत्री इंडिया की रक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन यह इंडिया शब्द मौजूदा वक्त में बीजेपी को इतना डराने लगेगा, यह किसने सोचा था? तो क्या वो राजनीति एक झटके में पूरे तरीके से पिघल गई, खत्म हो गई? यह सवाल अब बड़ा हो चला है। पहले यह बात उभर कर नहीं आती थी। यह ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुत्व की जिस सोच को बीजेपी राजनीतिक तौर पर लपेटती है और भारत के भीतर हिंदू संगठन जो राजनीतिक तौर पर आरएसएस और बीजेपी के साथ ना हो और राजनीति से दूर हो, अगर एक झटके में हिंदुत्व की सही परिभाषा को गढ़ने की दिशा में इस देश के भीतर खड़े हो जाएंगे, तो जो पूरे हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर जो सोच राजनीतिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस परोसती है, वो धराशायी हो जाएगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, तो एक वक्त में सावरकर भी जिस हिंदुत्व को रखते थे और उन्होंने तो बाकायदा किताब लिखी, आरएसएस की उससे सहमति नहीं थी, वहां पर भी एक मत विभाजन था। तो सवाल है कि जिन मुद्दों के आश्रय बीजेपी भारत के भीतर बीते 9-10 बरस से राजनीति कर रही है, क्या उसकी उम्र सिर्फ एक इंडिया के नाम उभरने भर से खत्म हो गई, या फिर यह छटपटाहट इस बात की है कि इससे पहले लोगों के जहन में इंडिया शब्द बस जाए, उससे पहले ही इंडिया शब्द को खारिज करो और एक नई परिभाषा को गढ़ने की परिस्थिति में लेकर आओ कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा या सिर्फ नाम के साथ इंडिया जोड़ देने भर से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके भीतर की राजनीति के अगर उस मर्म को आप पकड़ना चाहते हैं कि भारत की संसदीय राजनीति के भीतर अलग अलग राजनीतिक दलों का जो प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में होता है, वो अभी तक एक टकराव की परिस्थिति थी। मसलन वामपंथियों का साथ कांग्रेस के साथ नहीं था। यह बंगाल के नक्सलबाड़ी के वक्त से चला आ रहा है, यह केरल के भीतर अभी भी मौजूद है, बंगाल के भीतर अभी भी मौजूद है, त्रिपुरा में अभी भी मौजूद है। वामपंथियों को एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ जो
मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी थी, वह भी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं थी, बकायदा उसने कांग्रेस के वोट लिए, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू क्यों ना हो और चाहे वो आरजेडी क्यों ना हो। इस पूरे हिस्से में जो खास तौर से हिंदी पट्टी का केंद्र है बिहार उत्तर प्रदेश, वो मंडल की राजनीति से निकल कर आया और वहां पर भी लोगों के भीतर सवाल उस जाति विशेष को लेकर था और शायद वही राजनीति वोटों को बांटती थी। तो एक दिशा में लेफ्ट का वोट जाता था, दूसरी दिशा में मंडल का वोट जाता था, तीसरी दिशा में हिंदुत्व का वोट जाने लगा, चौथी दिशा में कांग्रेस खड़ी थी। लेकिन कांग्रेस के समानांतर बीजेपी ने बहुत ही चालाकी के साथ उस नेशनलिज्म को उस हिंदू वोट बैंक के साथ जोड़ने का प्रयास बीते 9 बरस से करना शुरू किया, जहां पर शब्द इंडिया रेंग रहा था। और उस इंडिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से या अपने हुनर राजनीतिक तौर पर विपक्ष ने अपने साथ जोड़ लिया कि वोट इंडिया के नाम पर बटे, अगर बटने हैं तो वह कहीं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या झारखंड मुक्ति मोर्चा या वहां पर एनसीपी या वहां पर शिवसेना इस नाम पे नहीं बटे, या ममता बनर्जी की पार्टी या केजरीवाल की पार्टी या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी इस नाम से नहीं बटे। मैसेज बहुत साफ हो कि इंडिया को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस आपके सामने खड़ा है और इंडिया के सामने संकट मौजूदा राजनीतिक सत्ता द्वारा दी जा रही, परोसी जा रही, लागू की जा रही नीतियों को लेकर है। यह मैसेज झटके में बड़ा होता चला गया और यही इस दौर में बीजेपी सत्ता को डरा रहा है कि अगर अलायंस के साथ जातियों के आधार पर वोटों का गठबंधन इंडिया के नाम पर इंडिया के पक्ष में हो गया तो बीजेपी क्या करेगी। और अगर इन दोनों परिस्थिति के बीच में अगर हिंदुत्व और इंडिया दोनों को भी एक अलग सोच के साथ राजनीतिक सिंबॉलिक यानी प्रतीक के तौर पर अगर उभर कर आने लगेगा तो फिर क्या होगा। राजनीति की यही वो परिस्थिति है जिसको लेकर बीजेपी डर गई है और 2024 के चुनाव में बिछती हुई बिसात के सामने उसके सामने 3 सवाल इस देश के कम से कम 200 सीटों को लेकर हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा दोनों तरफ है, यानी इधर महाराष्ट्र 48 सीट, उधर बंगाल 42 सीट। 90 सीट का यह आंकड़ा जो है उस गठबंधन के आश्रय है जहां पर हिंदू वोट को अपने साथ बीजेपी ले लेगी। यह उसने बंगाल में एक्सपेरिमेंट किया और शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। लेकिन दोनों जगहों पर वो फेल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सर्वे में शिवसेना के पक्ष में हिंदू वोट बीजेपी की तुलना में कम नहीं है, लगभग 10% ही कम है। 27-28% इधर है तो 16% शिवसेना के पास है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के भीतर जिस राजनीति को साधा जा रहा था टीएमसी यानी ममता के समानांतर और बड़े होकर, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट खारिज हो रहे थे, लेकिन पंचायत चुनाव के वक्त में वह वोट बैंक में 17% की कमी आ गई लोकसभा चुनाव के बाद। तो बीजेपी की चिंता जायज है कि अगर हिंदुत्व के आश्रय नेशनलिज्म अगर खत्म हो जाएगा तो फिर कहां बचेंगे। और ध्यान दीजिए, कोई भी मुद्दा इस देश के भीतर में हो, राष्ट्रवाद से टेक्निकली हो, साइंटिफिक तौर पर हो, पॉलिटिकल तौर पे हो, तमाम जगहों पर बीजेपी ने नेशनलिज्म को ही परोसना चाहा है। 2019 के चुनाव के वक्त पुलवामा नेशनलिज्म से आकर जुड़ा। इस देश के भीतर में जो जो मुद्दे जिस जिस रूप में उठे, चाहे वो पेंशन के जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो नोटबंदी से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो जीएसटी से जुड़ा मुद्दा हो, राष्ट्र के नाम पर एक देश एक नेशन, एक टैक्स एक नेशन, और उसको लेकर चाहे वो टेररिज्म से दो हाथ करने हो या ब्लैक मनी को लेकर नारे लगा रहे हो, शब्द इंडिया का ही निकल कर आया। और अब अपने तौर पर इंडिया शब्द जोड़ने का मतलब है कि उस राजनीतिक स्लोगन को आप मान्यता दे रहे हैं या उसको विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो विपक्ष का काम है। यानी चाहे अनचाहे ऐसी राजनीति जो 9-10 बरस से परोसी गई इस देश के सामने, अब उसी के चक्रव्यूह में खुद राजनीतिक सत्ता की अपनी राजनीति फंस गई है। और यह उसके लिए सबसे मुश्किल और कठिन सवाल है, क्योंकि इस प्रक्रिया के भीतर हमें लगता है, जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं, कल ही जब जिक्र हो रहा था इस देश के भीतर में
सुप्रीम कोर्ट के भीतर की ईडी के डायरेक्टर जो हैं उनको एक्सटेंशन आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, तो सरकार की तरफ से लगातार ये तर्क दिए गए कि दरअसल इंडिया की जो छवि है इंटरनेशनली, जो फाइनेंशियल स्कैम को रोकने के लिए जो वॉचडॉग बना हुआ है, उसकी एफटीएफ जो है उसकी जब बैठक होगी तो इसमें इंडिया का रिप्रेजेंट उसी शख्स को करना चाहिए जिस शख्स को उसके बारे में जानकारी हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी। लेकिन जिक्र बार बार इंडिया की पहचान और इंडिया के भीतर किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को लेकर काम भारत कर रहा है, इंडिया कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे संजय मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि भाई इंडिया का सवाल है तो उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, ले जाइए। और उससे पहले याद कीजिए राफेल में क्या हुआ था। उस दौर में भी होते होते सुनवाई जब उस पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बताइए, बता दीजिए कितने पैसे में लिए हैं, तब कहा गया अगर बता देंगे कितने पैसे में लिए हैं तो पता चल जाएगा दुनिया के दूसरे देशों को, जो हमारे दुश्मन भी उसमें से कुछ हैं, कि इस राफेल के भीतर हमने किस किस इक्विपमेंट को लगाया है। इससे वो एनालिसिस कर लेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत, यानी वही राष्ट्रवाद, उसके तहत नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मत बताइए। जब देश में सरकार कह रही है नेशनल सिक्योरिटी, तो हम बीच में क्यों पड़े। यही स्थिति जासूसी कांड के वक्त आई थी। पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बताइए तो कौन सा इक्विपमेंट यूज हो रहा है, तो बोला गया क्यों बताएंगे, ये बता देंगे तो चीजें लीक हो जाएगी, दुनिया भर में चली जाएगी, तो हम नहीं बताएंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा था और नेशनल सिक्योरिटी ढाल की तरह काम कर रहा था, तब तक सरकार सक्रिय नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष की राजनीति ने उसको आत्मसात कर लिया, इंडिया शब्द को, उसके बाद एक झटके में क्या बीजेपी, क्या आरएसएस और क्या अब संसद के भीतर की परिस्थिति, इंडिया से इतनी घबराहट, एक के बाद एक जो तर्क प्रधानमंत्री खुद गढ़ रहे हैं, जो विपक्ष की राजनीति को साधने के लिए जो सत्ता के प्रवक्ता कल तक कहते थे, उनकी जुबान पे आता है I.N.D.I.A. इंडिया नहीं आता है। इससे पहले और अब की राजनीति में एक सबसे बड़ा परिवर्तन यह आ गया है कि भारत के भीतर मुद्दे जो इस देश में सबसे बड़े हैं और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आश्रय हाशिए पर ना ढकेला जाए। और पहली बार राजनीति मुद्दों के आश्रय इस देश में खड़ी हो जाए। कुछ ऐसी राजनीति की हवा इस दौर में चल पड़ी है और इससे घबराहट राजनीतिक सत्ता को हो चली है, क्योंकि उसके जहन में तो बार बार डिजिटल इंडिया आता है, खेलो इंडिया आता है, फेम इंडिया आता है, स्किल इंडिया आता है, स्टार्टअप इंडिया आता है, फिट इंडिया, पता नहीं तमाम इंडिया एक के बाद एक आते चले जाते हैं। और यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वाकई अब एक प्रस्ताव जब राज्यसभा के भीतर बीजेपी के एक सांसद ने रखा है, तो क्या वह सिर्फ उनके दिमाग की उपज है या एक घबराहट जो प्रधानमंत्री के हर भाषण में दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री जयशंकर तक को पार्लियामेंट के भीतर भाषण देते वक्त इंडिया शब्द को लेकर कहना पड़ रहा है। तमाम वो नेता, चाहे वो देश के कोई भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर आपके जहन में आते हों, वो इंडिया शब्द को लेकर जो कटाक्ष इस दौर में कर रहे हैं, अगर उसको आप गिनना शुरू कर दें और सोचना शुरू कर दें कि सिर्फ एक नाम से 9 बरस की सरकार की समूची उपलब्धियां एक झटके में दफन हो गई, अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है, तो सवाल यह नहीं है कि अब संविधान में इंडिया शब्द को संशोधन करके हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। सवाल तो यह है कि एक इंडिया शब्द से दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, उसमें इंडिया शब्द रहता है और हर पासपोर्ट के ऊपर भी इंडिया ही लिखा रहता है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की राजनीति जीत के लिए ऐसी भद्द कराने की सोच अगर राजनीतिक सत्ता के सांसदों के भीतर समा गई है और उसका उपयोग पार्लियामेंट के भीतर भाषणों में नहीं बल्कि बाकायदा प्रस्ताव रख कर किया जा रहा है, तो क्या यह माना जाए कि 2024 के बाद सिर्फ इंडिया बचेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।